भारत में लोकतंत्र की जड़ गांवों में है। सोचिए कितनी शानदार और गहरी बात है ये। जब भी हम देश के लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सीधे दिल्ली या बड़े शहरों पर चला जाता है। लेकिन असल में इस विशाल लोकतांत्रिक ढांचे की असली नींव हमारे गांवों में बसती है। इसी मजबूत विचार के साथ आज के इस बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्लेनियर की शुरुआत करते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे जमीनी लोकतंत्र से जुड़ा है। तो चलिए सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं। आज हम पंचायती राज व्यवस्था का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, जैसे बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, दारोगा और रेलवे, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाई यील्ड यानी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। आज के इस इकलौते विश्लेषण से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एकदम ठोस नोट्स तैयार हो जाएंगे। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम इसका इतिहास देखेंगे, फिर महत्वपूर्ण समितियां और 73वें संशोधन पर बात करेंगे। उसके बाद त्रिस्तरीय व्यवस्था को समझेंगे, फिर प्रमुख अनुच्छेदों को डिकोड करेंगे और अंत में परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी पंचायती राज का इतिहास। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना शासन खुद चलाने का ये आइडिया कोई नया नहीं है। प्राचीन काल में वैदिक युग से ही सभा और समिति जैसी संस्थाएं मौजूद थीं, जहां गांव के बुजुर्ग एक साथ बैठकर फैसले लेते थे। लेकिन आधुनिक काल में जो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, वो था साल 1882। इसी साल लॉर्ड रिपन का संकल्प आया था, और यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई, और एक लंबे सफर के बाद अंततः 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए इसे पूरी तरह से संवैधानिक दर्जा मिला। अब आते हैं दूसरे सबसे क्रूशल पार्ट पर, समितियां और 73वां संविधान संशोधन। आजाद भारत में स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई कमेटियां बनी। 1957 में आई बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 1978 में आई अशोक मेहता समिति ने केवल द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? बलवंत राय मेहता जी के त्रिस्तरीय मॉडल को ही पूरे देश में व्यापक रूप से अपनाया गया। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन सभी समितियों की सिफारिशों के बाद ही 1992 का ऐतिहासिक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। ये कानून 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था, और इसी वजह से हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके तहत हमारे संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है क्या? इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा होता है? इसे ग्रामीण प्रशासन की एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे निचले और बुनियादी स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, जो एक गांव या गांव के छोटे समूह के लिए काम करती है। सीढ़ी में एक कदम ऊपर चलें तो मध्य स्तर पर आती है पंचायत समिति, जो पूरे ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर होती है। और सबसे शीर्ष पर पूरे जिले के विकास को मॉनिटर करने के लिए जिला परिषद होती है। अच्छा, एग्जाम्स में एक बहुत ही ट्रिकी सवाल आता है, जहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। देखिए, ये दोनों एक नहीं है। ग्राम सभा एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें गांव के वो सभी वयस्क शामिल होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जबकि ग्राम पंचायत एक छोटी चुनी हुई कार्यकारी संस्था है जिसे ग्राम सभा के लोग ही वोट देकर चुनते हैं, और इसका प्रमुख मुखिया या सरपंच होता है। अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा कोई आम भीड़ नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली संस्था है। इसका काम सिर्फ वोट देकर भूल जाना नहीं है, विकास योजनाओं को पास करना, पंचायत के कामों पर नजर रखना, और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक लेखा परीक्षा यानी सोशल ऑडिट करना भी इसी का काम है। असल में ग्राम पंचायत को हर हाल में ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन की तरफ, प्रमुख अनुच्छेद और उनके कानूनी प्रावधान। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायती राज की पूरी कहानी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मास्टर चीट शीट है। 243A बात करता है ग्राम सभा की, 243D में है सीटों का आरक्षण, 243E पंचायतों का कार्यकाल तय करता है,
अब काम के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग बनता है। और सबसे जरूरी, चुनाव कौन कराएगा? तो वो है अनुच्छेद 243 के, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। इस मैजिक नंबर को कभी मत भूलिएगा, 1/3। अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि बिहार जैसे कई राज्यों ने एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं को पूरे 50% का आरक्षण दिया है। और अगला महत्वपूर्ण नंबर है 5। अनुच्छेद 243E स्पष्ट करता है कि हर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन रुकिए, मान लीजिए कि कोई पंचायत 5 साल से पहले ही किसी वजह से भंग हो जाती है, तब क्या होगा? ऐसे में संविधान कहता है कि पंचायत भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव करवाना बिल्कुल अनिवार्य है। सेक्शन 5 पर आते हैं, पंचायतों की शक्तियां और आय स्रोत। सीधी भाषा में कहें तो पावर और पैसा। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सटीक जवाब है 29 विषय। 73वें संशोधन के बाद जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 29 ऐसे काम या विषय लिस्ट किए गए हैं जिन पर पंचायतें काम कर सकती हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 243G में है, जो पंचायतों को सही मायनों में स्वशासन की संस्था के रूप में काम करने की ताकत देता है। और ये 29 विषय कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे कृषि का विकास, पशुपालन, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव की सड़कें और पीने के पानी की व्यवस्था। अब सवाल है कि इन सबके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए पंचायतें कुछ स्थानीय टैक्स लगा सकती हैं। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, और पंचायत की अपनी संपत्ति से भी कुछ आय जनरेट होती है। चलिए, अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। भाग 6, महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। पहला संयुक्त प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? और दूसरा, इन पंचायतों की चुनाव कराने की असल जिम्मेदारी किसकी होती है? और इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, संवैधानिक दर्जा 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला। और हाँ, पंचायत चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है, भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल है। एक और सवाल देखते हैं थोड़ा इतिहास से। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? एकदम सही, लॉर्ड रिपन, जिन्होंने 1882 में अपने संकल्प के जरिए इसकी मजबूत नींव रखी थी। तो इस एक्सप्लेनर के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि पंचायती राज व्यवस्था का पूरा कॉन्सेप्ट और परीक्षा से जुड़े सारे अहम तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। अगर ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी तो इस एक्सप्लेनर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि C3S क्लासेस बाय मिस्टर MP पर हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाते रहें। और अंत में जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। संवैधानिक दर्जा मिलने के 3 दशक बाद भी क्या हमारी पंचायतें वास्तव में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाई हैं, या आज भी वे पूरी तरह राज्य और केंद्र के फंड्स की ही मोहताज हैं? सोचने वाली बात है ना? थैंक यू।